हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अपने पिछले लेक्चर्स में हम वेक्टर्स का एडिशन और वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन समझ चुके हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं और अभी हम यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ इसके नाम से ही समझिए, नाम रखा गया है यूनिट वेक्टर। तो मुझे पता है कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट हैं। अब ये तो श्योर हो चुका कि यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन तो है ही, क्योंकि वो वेक्टर है, बट यूनिट शो करता है उसके मैग्नीट्यूड को, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, यूनिट यानी 1 होगा। तो इस तरह के वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, देखिए जैसे दिस इज वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर ए है। ठीक है, अब मैं इसको रीड कैसे करूँगा? ए वेक्टर, ए के ऊपर एरो लगी हुई है तो ए वेक्टर है ये। अब हमें क्या करना है, जैसे ये तो पता है हमें कि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैं शो करता हूँ इस तरह से इक्वल्स टू, तो ए का मैग्नीट्यूड और ए की फिर मैं शो करूँगा डायरेक्शन। पहले मैग्नीट्यूड शो करूँगा, उसके बाद डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ ये जो वेक्टर था, ठीक है, इसके पैरेलल यहाँ इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन शो करेंगे आप, ऐसे दो ये पैरेलल लाइंस लगाई आपने, यानी कि ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, विदाउट एनी एरो, विदाउट एनी एरो और विदाउट एनी पैरेलल लाइंस, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सो ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके बाद से ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया, डायरेक्शन के लिए उन्होंने सिंबल, तो जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप लिख रहे हो तो ए ही रखा, बट इसके ऊपर यहाँ पर एक कैप शो की गई है। सो ए कैप रीड किया जाता है इसको, या फिर ए हैट बोलते हैं इसको। ठीक है, सो वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ वेक्टर ए की डायरेक्शन को शो करने का काम कौन करेगा? ये वेक्टर करेगा, जिसको ए कैप या ए हैट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको फाइंड करना है ए कैप, तो ए कैप यहाँ से किसके इक्वल होगा? सो ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर ए को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, यहाँ देखिए दिस इज़ वेक्टर ए, तो यहाँ आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड शो करेंगे तो आप उसको विदाउट एरो लिखेंगे। ये देखिए, ये भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड शो किया जा सकता है इस तरह से, और फिर यूनिट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन के लिए तो ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन फॉलो हो सकता है, बट आप ध्यान रखिए इस तरह से। और एक्चुअल में आप इसको समझ ऐसे भी सकते हैं, जैसे आप यहाँ ये जो वेक्टर है इसका मेन पर्पज़ है डायरेक्शन को शो करना। ठीक है, तो डायरेक्शन है यहाँ पर, कुल मिलाकर बात ये है। तो अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर में दो चीज़ें थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नीचे आपने मैग्नीट्यूड रखा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो न्यूमरेटर में, नीचे मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल होगा तो आपके पास डायरेक्शन ही बचेगी। तो ये किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए यूनिट वेक्टर। आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है यूनिट वेक्टर की? तो पहचान ये है कि वेक्टर के ऊपर इस तरह से कैप या हैट शो की जाती है, ए कैप या ए हैट इसको रीड किया जाता है। ठीक है, अच्छा यूनिट वेक्टर नाम रखा गया क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ऑलवेज
जैसे यहाँ ए यूनिट वेक्टर है, तो ए यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ए यूनिट वेक्टर का, दैट विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू 1। कोई भी यूनिट वेक्टर हो, है ना, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड उसका 1 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको शो करता हूँ कि हमें जैसे ये किस तरह से पता लगेगा कि मैग्नीट्यूड तो बता दिया मैंने आपको कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बट ये डायरेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो समझने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, एक यहाँ पर मैं शो करता हूँ आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये मैं आपको कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम शो करता हूँ। तो इधर दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हुआ, ठीक है, और ये जेड एक्सिस। वाई और जेड, ये है ओरिजिन। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम शो किया। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, उन्होंने एक्चुअल में एक तरह से, अगर आपको समझाने के लिए मैं ये लैंग्वेज यूज़ करूं कि कोड सिस्टम बनाया उन्होंने, आप ऐसे समझिए अभी के लिए, उन्होंने एक कोड सिस्टम बनाया हुआ है। क्या कोड सिस्टम है? कोड सिस्टम ये है, जैसे मेरे पास में यहाँ 3 डायरेक्शंस मैंने स्पेसिफाई की है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई क्वांटिटी लाई करती है, कोई क्वांटिटी एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करती है, तो हम शो करेंगे उसको, उसके लिए आई यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर आई के ऊपर कैप या हैट लगी है, तो उसको देखकर आप ये तो समझ गए कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, इसका काम क्या है? डायरेक्शन बताएगा। अब अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे समझिए मूव करता है एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो उसकी हमें कैसे पता लगेगा कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग गया? तो उसकी वेलोसिटी के साथ में, उसकी स्पीड के साथ, आप ऐसे समझिए, मैं यूनिट वेक्टर आई कैप यूज़ करूँगा, तो इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि वो पार्टिकल कौन से एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्सिस के लिए उन्होंने जे यूनिट वेक्टर का यूज़ किया, जेड एक्सिस के लिए के यूनिट वेक्टर का यूज़ किया। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, आप इसको एक कोडिंग सिस्टम समझिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर का यूज़ किया गया, वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर का, और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर का। ठीक है, ये सभी यूनिट वेक्टर्स हैं और इन सभी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। बट हाँ, जो डायरेक्शंस हैं, जिन डायरेक्शंस को ये स्पेसिफाई करते हैं, डायरेक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक्स एक्सिस के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है आई कैप, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो मैं माइनस आई कैप का यूज़ करूँगा, है ना। पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए मैंने जे कैप का यूज़ किया, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा तो मैं माइनस जे का यूज़ करूँगा, ऐसे है। इसी तरह से नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए मैं माइनस के का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो देखिए, अब एक तो इसको समझिए आप, आई यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू जे यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एक तो मैंने इस स्टेटमेंट को समझिए आप, इस इक्वेशन को, और उसके बाद से इसको एक बार, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। तो आपके अकॉर्डिंग, आपसे पूछूं मैं, आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? आई यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू जे यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू के यूनिट वेक्टर, और यहाँ आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मोड, ऐसे जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मोड, के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मोड। तो इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है, सोचिए। अब काफ़ी बच्चे समझ भी पा रहे होंगे, जो ऊपर इक्वेशन लिखी गई है दैट इज़ इनकरेक्ट, वो करेक्ट हो ही नहीं सकती। मैंने अभी आपको बताया, जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप,
तो इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। बट इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हैं, तो डायरेक्शंस डिफरेंट है तो हाउ कैन यू से आई यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू जे यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू के, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम तो नहीं है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है, ठीक है। बट हाँ, मैग्नीट्यूड तीनों यूनिट वेक्टर्स के किसके इक्वल होंगे, 1 के, तो ये करेक्ट है, ठीक है। आई होप यहाँ आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपको एक सिंपल फॉर्मेट में पहले मैं किसी भी वेक्टर को जैसे फॉर्म किया जाता है तो वो प्रोसीजर भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अभी के लिए मैं ये एक्स एक्सिस शो कर रहा हूँ, देखिए, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट है, लेट ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम शो कर रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं 3,4 से। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,4, ठीक है। अच्छा, ये है ओरिजिन। तो मैं आपको साथ के साथ में एक टर्म और समझा रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। बुक्स में आप देखेंगे उन्होंने सेपरेट शो किया होगा, बट आप कंफर्टेबली यहाँ से समझ सकते हैं। तो जो P पॉइंट है इसका हमें पोजीशन वेक्टर पता करना है पहले, तो कि पोजीशन वेक्टर उसका क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर कैसे उसका फाइंड किया जा सकता है, देखिए, उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें बता ही रखे हैं 3,4, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन को इस पॉइंट P से ज्वाइन करती है। एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन को P पॉइंट से ज्वाइन करती है। तो इसको अब देखो, ये जो ये यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर की लेंथ हो गई, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को शो करेगी और एरो डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ यहाँ R वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर को शो कर रहे हैं हम R वेक्टर से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इस पॉइंट से P पॉइंट से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया x एक्सिस पर, और इसी तरह से ये ड्रॉ किया है मैंने y एक्सिस पर आपको समझाने के लिए। तो यहाँ इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी गिवन है, विच इज़ 3 यूनिट्स, ठीक है। और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो गिवन है, विच इज़ 4 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए, अब इस पॉइंट पर आने के लिए आपको x एक्सिस का लॉन्ग कितना चलना पड़ेगा, x एक्सिस का लॉन्ग आपको मूव करना पड़ेगा 3 यूनिट्स, और इस पॉइंट तक आने के लिए आपको y एक्सिस का लॉन्ग कितना मूव करना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा 4 यूनिट्स, ठीक है। तो हम उसको शो करते हैं R वेक्टर इक्वल्स टू x एक्सिस का लॉन्ग आपको चलना पड़ा 3 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड 3। लेकिन क्योंकि x एक्सिस का लॉन्ग चलना पड़ा आपको, सो x एक्सिस के अलोंग के लिए हमने उसकी x एक्सिस का लॉन्ग डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर शो किया हुआ है, विच इज़ आई कैप। तो यहाँ पर आप शो करेंगे दिस इज़ आई कैप। सो इसको देखने से आपको पता लग जाएगा आई कैप आया, यानी कि x एक्सिस का लॉन्ग, और कितना मूव करना होगा, ये मैग्नीट्यूड है 3, ठीक है। बट क्योंकि जो पॉइंट है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में लाई करता है ना, तो उसके लिए हमें y एक्सिस का लॉन्ग 4 यूनिट्स मूव करना पड़ेगा। सो प्लस इसलिए क्योंकि ये आपको y एक्सिस का लॉन्ग भी पॉजिटिव y एक्सिस का लॉन्ग मूव करना होगा। सो प्लस कितना मूव करना होगा, 4, और 4 मूव करना y एक्सिस का लॉन्ग, और y एक्सिस का लॉन्ग हमने यूनिट वेक्टर क्या शो किया था, j कैप। तो इस जगह पर यूज़ करेंगे आप j कैप। तो देखिए, ये जो पॉइंट है P उसका पोजीशन वेक्टर हुआ, ठीक है। जो पॉइंट है P ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको ये समझ में आया कि हम पोजीशन वेक्टर किस तरह से
शो करते हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है किसी पॉइंट के तो किस तरह से हम उसके पोजीशन वेक्टर्स को शो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें फाइंड करना है आर के लिए यूनिट वेक्टर। तो इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, अगर किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी यूनिट वेक्टर। सो देखिए यहाँ पर मैं शो करता हूँ, ये मेरे पास आर वेक्टर है, मुझे फाइंड क्या करना है, आर यूनिट वेक्टर। सो बाय डेफिनेशन आर यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, आर यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू आर वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। आर वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। ओके, तो हमें आर यूनिट वेक्टर मिलेगा, आर का यूनिट वेक्टर ना, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें पता लगेगा। सो आर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मुझे आर वेक्टर तो मेरे पास है बट मुझे आर का मैग्नीट्यूड चाहिएगा। तो मैग्नीट्यूड आप यहाँ से फाइंड करेंगे। सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, बेसिकली आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मुझे करना क्या है, ये जो वेक्टर शो किया गया था आर वेक्टर, मैंने बताया था आपको वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है और एरो डायरेक्शन। तो यानी हमें कि ये लेंथ फाइंड करनी होगी, और लेंथ फाइंड करनी है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके ईजिली बता सकते हैं। जैसे यहाँ तो बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल ये बनी हुई है, तो पाइथागोरस का यूज़ करके आप बता सकते हैं ये लेंथ किसके इक्वल होगी। तो दिस वाज 3 एंड दिस इज़ 4। ठीक है, ये 4 था, ये 4 है। ठीक है, सो ये लेंथ फाइंड करनी है तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका रूट होगा, तो इससे मुझे ये लेंथ मिल जाएगी जो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो उन्होंने उसको यहाँ पर इन्वॉल्व किस तरह से किया, आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, प्लस का साइन लगाना है आपको यहाँ। नेक्स्ट, फिर जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है आपको 4, जे का कोफिशिएंट 4 है उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर इस कंप्लीट का आप रूट लेंगे। अब सोचिए अगर यहाँ के भी होता तो आपको यहाँ के की कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करना होता, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस अगर के होता तो के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता। सो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हुआ यहाँ से वो कितना हुआ, 9 + 16 विच इज़ √25 विच इज़ 5, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। सो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। तो अब हम यूनिट वेक्टर तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आर यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे वेक्टर को, वेक्टर मुझे पता ही है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज़, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 5, तो आप यहाँ पर रखेंगे 5। तो ये आपके लिए आर का यूनिट वेक्टर है, दिस इज़ आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था यहाँ कि जैसे जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमेशा 1। तो आर यूनिट वेक्टर है तो आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वेरीफाई कर सकते हैं आप। आर यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए ये जो 5 डिनोमिनेटर में आया हुआ है तो इस 5 को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रखते हैं। तो 3/5 यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस 4/5 यूनिट वेक्टर जे कैप। ठीक है, तो ये आर यूनिट वेक्टर हुआ। इसके बाद से आर यूनिट वेक्टर का इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सो आई का कोफिशिएंट 3/5 उसका स्क्वायर होगा, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, सो जे का कोफिशिएंट कितना है 4/5 तो उसका स्क्वायर किया। अब यहाँ से रूट ऑफ 9/25 प्लस 16/25 स्क्वायर कर दिया हमने। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एलसीएम हुआ 25, 9 + 16 25 कैंसिल हुआ 1, सो आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 हुआ। ठीक है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हमें एक तो ये फैक्ट क्लियर हुए कि यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करना होता है, यूनिट वेक्टर को यहाँ डिफ़ाइन किस तरह से किया जाता है। तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स और भी सोल्व करी जा सकती हैं। जैसे वो आपको बोल सकते हैं कोई भी वेक्टर गिवन मिलेगा आपको और उस वेक्टर के लिए आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप कोई प्रॉब्लम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ये वेक्टर है ए, तो ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है मुझे आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप। आपको प्रॉब्लम में ये बोला गया कि आप इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करें, इस ए वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्या मेथड सीखा था हमने, पहले ए वेक्टर का क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है, आई का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1। ठीक है, आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, सो आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे एक प्लस का साइन। ठीक है, जे का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ जे का कोफिशिएंट है -1, जे का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो यहाँ करेंगे -1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस विल बी 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 विच इज़ इक्वल टू √2। तो ये आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आया है। ठीक है, और ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना था मुझे, तो ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। सो ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप। किससे डिवाइड करेंगे, ए के मैग्नीट्यूड से। सो मैग्नीट्यूड कितना है √2, सो दिस विल बी ए यूनिट वेक्टर। ठीक है।